हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे और 24 फरवरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इस बार ना मतलब पिछले साल से जुड़ा हुआ है एक नया टॉपिक। क्लास 12 यूपी बोर्ड के हिंदी पेपर में अपठित गद्यांश। जी हाँ, ये आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला सा टॉपिक हो जाता है। अब सर ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि बेटा ये 5 अंकों का आता है। कितने नंबर का आता है सर? 5 अंकों का आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, मतलब 5 नंबर का आता है। अब आपका ये सबसे ज्यादा कमेंट रहता है कि गुरुजी हमें इंपॉर्टेंट वाले गद्यांश करवा दीजिए। कौन से भैया? अपठित। अपठित गद्यांश हमें महत्वपूर्ण वाले करवा दीजिए ताकि हम जाएं और गुरुजी बोर्ड में हम पूरा नंबर लेकर आए। और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वाले आप पूरे पूरे क्या करवा दीजिए गुरुदेव? गद्यांश करवा दीजिए। तो मैं अगर आपको महत्वपूर्ण गद्यांश ना करवा के अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं कैसा रहेगा, आप जरा सोचिए। अगर मैं इंपॉर्टेंट गद्यांश पढ़ाया अपठित वाले जो 5 नंबर के व्याकरण में जुड़े हुए हैं, अगर वो पेपर में नहीं आते तो क्या करेंगे जरा सोचिए। तो इससे अच्छा है हम सर उसको क्या करते हैं, उसको सर याद करते हैं तरीका कि कैसे हमें सर क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर वो अप्रोच आपको पता हो गया ना, तो चाहे महत्वपूर्ण हो चाहे जैसा हो, आप सारे प्रश्नों को क्या करके आओगे, सॉल्व करके आओगे 24 फरवरी के दिन। तो क्या आप लोग रेडी हैं? जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हाँ गुरुदेव रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो पीडीएफ है, ध्यान देना, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यदि आप चाहते हैं वो सिलेक्टेड पेपर गेस्ट पेपर करना जो सर बोर्ड में फंसे, तो उसके लिए महाभारत बैच है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ज्वाइन हो जाए मात्र 100 रुपए में। पेपर से एक दिन पहले उसको देख लीजिएगा, उतना कंपल्सरी नहीं है, बट मैं यही कहूंगा कि एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पे आपका 100 नंबर में 100 नंबर की तैयारी बिल्कुल अपठित गद्यांश में करवाने वाला हूँ। तो क्या आप लोग रेडी है? बहुत तगड़ा वाला मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक। 24 फरवरी के दिन जो आपका हिंदी का पेपर है उसके लिए है ये अपना अपठित सबसे महत्वपूर्ण वाले गद्यांश, जिसका हम लोग ट्रिक देखेंगे। क्या देखेंगे सर? ट्रिक अप्रोच आपको सिखाएंगे। सर अगर ट्रिक आपको याद रहेगा ना तो सर कभी भूलेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं। करें चालू, चलिए सर। यहाँ पे अपना क्या है, अपठित गद्यांश है। सर गद्यांश क्या है, ध्यान देना। चलना मनुष्य का स्वभाव है, पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, और समय भी चलता है, और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि कई वर्ष लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पलकियों का प्रयोग किए जाने लगा और इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। हर एक लाइन ध्यान दीजिएगा, आंसर निकलेगा भी। पहिए के आविष्कार से मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। जब पहियों का आविष्कार हुआ तो मनुष्य का क्या बदल गया? जीवन ही बदल गया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। समझ में आ गया? हम लोग पूरा क्या पढ़ लिए सर? स्टोरी पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? स्टोरी पढ़ लिए। अब इसका उत्तर लिखेंगे। सर हाउ, कैसे हम गुरुदेव इसका उत्तर लिखेंगे? ध्यान देना, सबसे पहला यहाँ पे रहेगा प्रश्न, चलना किस किसका स्वभाव होता है? सर चलना किस किसका स्वभाव होता है, इसका उत्तर मत छापिए, उसका उत्तर देखिए। चलना किस किसका स्वभाव होता है? ध्यान देना, चलना मनुष्य का स्वभाव होता है। चलना मनुष्य का स्वभाव होता है। लेकिन 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 प्रश्न क्या पूछा? किस किसका, किस किसका स्वभाव होता है? अगर यहाँ पे सिर्फ ये बोलता कि चलना किसका स्वभाव होता है तो आप सीधा बोलते गुरुदेव मनुष्य का चलना स्वभाव होता है। लेकिन करेजवा यहाँ पे किसका नहीं पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है? किस किसका स्वभाव होता है? तो बेटा किस किसका स्वभाव होता है? मनुष्य भी चलता है, पानी भी चलता है, हवा भी चलता है। तो बेटा मनुष्य, पानी और हवा का चलना क्या होता है? सब स्वभाव होता है। यहाँ आप लिखेंगे मनुष्य, पानी, हवा और समय का क्या स्वभाव? चलना है। क्या होता है? स्वभाव चलना है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ये भी लिखा हुआ है, देखिए
प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे, यहाँ पे समय भी चलता है, समय, हवा, पानी और मनुष्य। समझ में आई नहीं? जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार वीडियो को कमेंट करके बता दीजिए प्यारा सा कि समझ में आई नहीं। अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल लाइक ठोक दीजिए और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लूं। हम वो सर सिलेक्टेड वाले अभी आपको पेपर करवाने वाले लाइव जहाँ सर बोर्ड में आएगा। और हाँ, रात में 8:30 बजे लाइव जरूर जुड़े शिवम सर के साथ, मेरे साथ सर रात को 8:30 बजे यूट्यूब पर, सुबह में 6 बजे यूट्यूब पर लाइव जरूर जुड़े। और हम वो सिलेक्टेड आने वाले सर गेस्ट पेपर कराएंगे जहां सर बोर्ड में एकदम छपेंगे प्रश्न। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू करेजा। ठीक, समझ में आया क्या? अब कोई बच्चा ये कहेगा गुरुदेव नहीं आएगा, अरे कर लोगे यार, परेशान मत होना। अगला देखना है यहाँ पे, पलकियों का प्रयोग किनके लिए होता था? 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 तो देखिए यहाँ पे, पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। यही क्या है? एग्जैक्ट आंसर है। अब बताइए, आप आंसर दे लेंगे नहीं? ये प्यारी सी जो सर आपका स्माइल है ना, यही हमें चाहिए। सर स्ट्रेस में नहीं जीना है हमें, सर अपने आप को इतना नेक्स्ट लेवल पर बनाना है जहां सर सारे क्वेश्चन हम क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। तो पलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। उसके बाद, किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? किसके कारण मनुष्य की यात्रा क्या हो गई बेटा? सुगम हो गई। तो देखिए किसकी यात्रा मनुष्य की किसके द्वारा मनुष्य की यात्रा क्या हो गई? सुगम हो गई। तो देखिए, इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती हो गई। किसके आविष्कार से? पहिए के आविष्कार से। देखिए, पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। और इसके आविष्कार से, किसके आविष्कार से? पहिए के आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती हो गई। मतलब जो मनुष्यों की यात्रा था वो सुगम व सस्ती किसके कारण हो गई? पहियों के आविष्कार से। लिखेंगे यहाँ पे, पहिए के आविष्कार के कारण मनुष्य की यात्रा क्या हो गई बेटा? सुगम हो गई। अब समझ में आ गई नहीं? जितने भी स्टूडेंट है एक बार बता दीजिए। अब क्या सारे आप अपठित गद्यांश कर लोगे? अच्छा, 12वीं हिंदी व्याकरण के? हाँ गुरुदेव कर लेंगे। बस अगला देखना, अगला क्या ध्यान देना है यहाँ पे? अगला क्या है यहाँ पे ध्यान देना। हम एक और करा दे रहे हैं ना, यहाँ करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। और उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्य का खाता है। मतलब जो काम नहीं करता वो क्या करता है? पाप करता है। ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। तो चोर कौन है? जो बिना श्रम किए हुए भोजन करता है। हर एक लाइन से आंसर निकलेगा। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था और उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। जो उपभोक्ता हो वो उत्पादन करता बने। जैसे कि मान लीजिए यदि हम खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो हमें चावल पैदा भी करना पड़ेगा, नहीं तो चावल एक दिन क्या हो गया? खत्म हो जाएगा। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने को आती है और न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। अब सबसे पहला प्रश्न क्या है? पे चोर की परिभाषा दीजिए बेटा। चोर कौन है? चोर कौन है? अब इसके अनुसार देखेंगे, इसमें ये बता गया सर चौन चोर कौन है। ढूंढिए ना आंसर सर, जब ढूंढेंगे तभी तो मजा आएगा। हाँ गुरुदेव ढूंढ रहे हैं, कहा है के लिए परेशान हो रहे हैं आप, इसलिए ढूंढते हैं आंसर। यहाँ पे चोर कौन है? चोर कौन है? देखिए वस्तुतः चोर है। चोर कौन है? जो बिना श्रम किए भोजन करता है। बिना श्रम किए जो भोजन करता है वस्तुतः वह क्या है? चोर है। वस्तुतः वह क्या है? चोर है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम किए भोजन करना चोर कहलाता है। क्या कहलाता है? बिना बिना श्रम किए भोजन करना क्या कहलाता है? चोर कहलाता है। अब आपको समझ में आई नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला यहाँ पे है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? गांधी जी तो बेटा पापी किसे मानते थे? पापी कौन है? पापी कौन है? आंसर ढूंढो, पापी कौन है? अच्छा, पापी गुरुदेव पाप करता है।
हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है, अर्थात वो क्या है, पापी है। अर्थात वो क्या है, पापी है। जो पाप करता है वही तो पापी है। अब पापी कौन है, जो श्रम नहीं करता। यानी कि जो श्रम नहीं करता वो क्या कहलाता है बेटा, पापी कहलाता है। पापी कौन है, जो पाप करता है। पापी कौन है, जो पाप करता है। जितने भी स्टूडेंट है एक बार बता दीजिए, समझ में आएंगे नहीं। हाँ गुरुदेव समझ में तो आ गया, समझ में तो आ गया। यहाँ पे लिखेंगे महात्मा गांधी, यहाँ पे गांधी जी ने बोला है कि जो श्रम न करने वाले, गांधी जी श्रम न करने वाले को पापी मानते हैं। और कुछ लिखना है क्या अलग से, अरे नहीं लिखना है यार, सब कुछ बहुत सिंपल है, बहुत ही साधारण है। अगर आप करना चाहेंगे ना बहुत अच्छे से कर लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं आपको ट्रिक अप्रोच सब कुछ सिखा दूंगा। अगला है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका आशय बताइए। मतलब आपको क्या बताना है, इसका अर्थ बताना है। अर्थ बताना है तो यार लिख देना। आप ऐसी इसी लाइन को दोबारा रिपीट कर देना, थोड़ा सा लिख देना, एक्सप्लेन कर देना। क्या लिख देंगे, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता का आशय है कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आश्रित है। श्रम मतलब कि कर्म पर, हमें कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला देखिएगा, अगला क्या है यहाँ पे, अगला क्या है यहाँ पे, तीसरा वाला मैंने लिया है। दरअसल हम हर वो आपको अपठित गद्यांश करा दे रहे जहां सर बोर्ड में बनती है प्रश्न, ठीक। दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते। हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं कि जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई हो और दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते रहते हैं। समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है और इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिले। यानी कि अगर हम अपना मूल्यांकन करें तो हम अपनी जो परिस्थितियां हैं, जो भी विपत्तियां आ रही हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं। परिस्थितियों का क्या, यहाँ पे परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है, किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। यदि आप गलत नहीं, यदि आप गलत नहीं है तो हताशा से उबरने के लिए साहस से काम लीजिए और सफलता की सड़क पर चलने के दौरान केवल एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर नहीं फेंकते, बल्कि एक तरह से पहाड़ तोड़ने का काम करते हैं, ठीक। सबसे पहला प्रश्न, समस्या का हल कहाँ होता है सर, समस्या का हल कहाँ पर होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखिएगा, समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। समस्या का हल उसकी कहाँ पर होता है बेटा, जड़ में होता है। समस्या का हल उसकी कहाँ पर होता है, जड़ में होता है। कोनो दिक्कत यहाँ तक है का, कोनो दिक्कत यहाँ तक है का, हाँ क्या यार। अब यहाँ पे सही है, जस्ट वेट, चलिए यहाँ पे है समस्या का हल क्या है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, समस्या का हल कहाँ पे होता है, समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। यही क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पे किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। अगला यहाँ पे क्या है, किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, मतलब कि किस उपाय से हमारी समस्या हल हो सकती है। यहाँ पे देखना, यदि यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा, इस पूरी यानी समस्या का इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करें, मतलब अपना मूल्यांकन करें, तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। यदि हम स्वयं का मूल्यांकन करें तो समस्याएं हल हो सकती है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करने से हमारी समस्या सुलझ सकती है। हथियार डालना गुरुदेव, हार मान जाना, हार मान जाना। जैसे पहले क्या होता था, जब युद्ध होता था ना, तो जो राजा होते थे वो अगर हार मानना है तो हथियार जो अपने अस्त्र होते थे अपना और सैनिक का, वो पूरा रख देते थे। कहाँ पर भैया, अगले वाले जो अगला वाला कैंडिडेट है जो जीत रहा है उसके
नीचे रख देते थे, यानी कि वो हार मान जाते थे। हथियार मतलब पूरा नीचे रख दो और हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाओ, या अर्थात हार मान जाना। अब आप ये बताइए, अगर आपके पेपर में आ गया कोई भी अपठित गद्यांश, तो आप कर लेंगे कि नहीं? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए, जो आप ढूंढ रहे थे गुरुदेव महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश करवा दीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्या है यार? कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है, बट आपको हल करना अगर आ गया, अगर आप हल करना सीख गए, तो आप पूरा कर डालोगे यार, उसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये जो अपठित गद्यांश होते हैं पेपर में हर साल बदलते हैं। जैसे इंग्लिश के पैसेज हर साल बदलते हैं, उसी प्रकार अपठित गद्यांश बदलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कोई नहीं होता, हमें इसको सर सीखना है, कैसे सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच। मजा आएगा नहीं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।